नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोविडेंस कोचिंग में। तो डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी कम दिन बचे हैं, तो जो भी बच्चे अभी प्रिपरेशन शुरू नहीं कर रहे हैं तो अब शुरू कर दीजिए। पैटर्न आप सभी जानते हैं, जनरल स्टडीज आपकी 50 मार्क्स की आती है पेपर में, मैथ्स का पोर्शन 50 मार्क्स का होता है, रीजनिंग का 50 मार्क्स का होता है और टीचिंग एप्टीट्यूड का भी 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड स्कोरिंग है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल काफ़ी निम्न दर्जे का रहता है। सिर्फ एक आध क्वेश्चन नहीं है, जो 2-3 क्वेश्चन आपके थ्योरी पार्ट से आते हैं जिसमें थ्योरीज वगैरह है, कभी किसी व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाए। ठीक है, बाकी आपका मतलब ये मान के चलिए कि 50 में से 45 नॉर्मली हर बच्चा स्कोर इसमें आसानी से कर लेता है। हाँ, जीएस बहुत वास्ट है, जीके बहुत वास्ट है। आपका स्टैटिक जीके हो गया, आपका इसमें करंट अफेयर्स हो गया, उसका मेन पोर्शन रहता है। ठीक है, तो इसलिए तो आप जितना भी ज़्यादा पढ़ें उतना ही आपको कम लगेगा, ये ज़्यादा स्कोरिंग रह भी नहीं पाता, ज़्यादातर बच्चे इसमें अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। फिर उसके बाद बचता है मैथ्स और रीजनिंग, यानी कि जिसका मैथ्स और रीजनिंग में कमांड अच्छा है, ठीक है, वही इस एग्जाम को अंत में क्वालिफाई करता है। तो हमारे पास मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग स्कोरिंग आप बोल सकते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड आप स्कोरिंग बोल सकते हो, जनरल स्टडीज स्कोरिंग तो नहीं है। ठीक है, तो आप 30 to 40, 40 to 50 इस तरीके से, मतलब परसेंटेज में बोल रहा हूँ, यानी कि 20 से 25 क्वेश्चन अगर आप सही कर लो तो वो भी अच्छी बात मानी जाएगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होती है नहीं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा समय आपको लगता है वो मैथ्स वाले पोर्शन में ही लगता है, तो बस आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो टाइम टेबल की बात करें, हमारी क्लासेज जो चल रही हैं वो 1 बजे से 2 बजे तक आपका जीएस चलता है। ठीक है, 1.5 घंटे का आपका मैथ्स रीजनिंग चलता है 2 बजे से 3 बजे तक, और 3:45 से 4:30 बजे तक आपका शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड चलता है। ठीक है, तो अगर आपने अभी क्लासेस शुरू नहीं करी है तो बस आप अपना हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप देहरादून में नहीं रहते हैं तो। ठीक है, देहरादून में रहते हैं तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आ सकते हैं, और आपकी जो ऑनलाइन की फीस है वो सभी सब्जेक्ट की वो मात्र आपकी 1800 रुपये है, 1799। ठीक है, इस और आपको एप्लीकेशन कौन सा डाउनलोड करना है, प्रोविडेंस कोचिंग, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं जिसमें भी हम इंफॉर्मेशन वगैरह डालते हैं, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको अन्य जो अपडेट होती है एग्जाम से रिलेटेड वो मिलती रहती हैं। तो प्रोविडेंस कोचिंग नाम का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा आप अगर iOS यूज़र हैं तो आपको हमारा अलग एक एप्लीकेशन है एप्पल वाले बच्चों के लिए। ठीक है, वो है आपका क्लास प्लस नाम का एप्लीकेशन, और वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना पड़ता है UQIKO। ठीक है, तो ये उनके लिए जो आपका iOS यूज़र है। एंड्रॉइड जो यूज़र हैं वो डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाइए, प्रोविडेंस कोचिंग एप्लीकेशन आप सर्च मारिए, आपको दिख जाएगा। ठीक है, और जो आप लोगो देख रहे होंगे चैनल का वहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, लैपटॉप में क्लासेस देखनी है तो providencecoaching.in में आप लॉगिन कर सकते हैं, उसी नंबर से जिस नंबर से आपने कोर्स परचेस किया है, और लैपटॉप में भी सारी क्लासेस को आप खोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आप मात्र 1800 रुपये में पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ सकते हैं, और अगर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चाहिए तो 1800 ऑफलाइन और 1800 ऑनलाइन। ठीक है, दोनों मिला के आपका कितना हो जाता है 3600। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास, मान लीजिए किसी दिन आप आ नहीं पाए तो आपको वो क्लास रिकॉर्ड करके मिल जाती है, या लाइव आप घर बैठे भी देख सकते हो। ठीक है, तो ऑफलाइन वालों को दोनों सुविधाएं मिल जाएंगी 3600 में पूरे डीएलएड कोर्स की, और ऑनलाइन वालों के लिए मात्र 1800 रुपये है। ठीक है, चलिए तो ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा आपको सही लगे उसको आप उससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे हमारी क्लासेस अब शुरू हो चुकी हैं, तो अब आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, और जो भी हमारे पेपर सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, उनका आप एनालिसिस करिए कि किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी क्वार्ट्जाइट, ऑप्शन सी स्लेट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट। देखिए चट्टान जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, आप सभी लोग जानते हैं। एक होती है आग्नेय चट्टान, और एक होती है कौन सी, अवसादी चट्टान, और एक होती है कौन सी, आपकी रूपांतरित चट्टान। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि जो चट्टानें लावा से बनती हैं, यानी ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उनको आग्नेय चट्टान कहा जाता है, और लावा के ठंडे होने से जो चट्टान बनती है वो कौन सी बनती है, ग्रेनाइट बनती है। तो भाई निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो ग्रेनाइट इसका उदाहरण नहीं है, क्योंकि ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान है। ध्यान रखिएगा कि ग्रेनाइट जो है वो कैसी है, वो आग्नेय चट्टान है, और आग्नेय चट्टान में आप समझ के रखिएगा कि ग्रेनाइट आपका आग्नेय चट्टान है, बाकी संगमरमर, क्वार्ट्जाइट और स्लेट जो है ये रूपांतरित चट्टान है। रूपांतरित चट्टान किसको बोलते हैं, जब आग्नेय चट्टान में और अवसादी चट्टानों में किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होने के बाद जब चट्टानों का निर्माण होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। तो यहाँ पर आंसर आपका ग्रेनाइट है। तो आंसर का जो सही दिया है वो अनीता बिष्ट ने सही दिया है।
अंशिता बिष्ट ने सही दिया डी ग्रेनाइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं डोलड्रम। अगला क्वेश्चन करते हैं डोलड्रम। डोलड्रम क्या है? ये देखिए आग्नेय चट्टान का जो क्वेश्चन ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी से आया है, तो फिजिकल ज्योग्राफी का आपका एक क्वेश्चन हो गया है। अब बात करते हैं डोलड्रम की कि डोलड्रम क्या है। डोलड्रम उष्णकटिबंधीय पवन विक्षेपण पट्टी, उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी, उपोष्णकटिबंधीय पवन पट्टी, उष्णकटिबंधीय नपवन पट्टी। तो डोलड्रम क्या है? ठीक है, डोलड्रम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप समझते होंगे ये भी फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री 10 डिग्री से लेकर नॉर्थ और साउथ के बीच में जो पट्टी पाई जाती है उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी। उसे क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी। और इस पवन पट्टी में क्या होता है कि बिल्कुल सूर्य की किरणें 24 घंटे पड़ती है, तो हवा जो होती है ऊपर की ओर आना शुरू हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर हवा का संचार जो होता है वो क्षैतिज ना होकर कैसा होता है? लंबवत होता है। और ये इलाके जो होते हैं शांत होते हैं। तो डोलड्रम जो होता है वो कौन सा इलाका होता है? वो 0 से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ का इलाका होता है। और ये शांत इलाका होता है, ठीक है ना, ये शांत क्षेत्र होता है। तो इसके लिए आपको फिजिकल ज्योग्राफी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो फिजिकल ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, फिजिकल ज्योग्राफी का नॉलेज होना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो जितने लोगों का आंसर है बहुत अच्छी बात है। सर इस बैच में इंग्लिश में भी होंगी क्लासेस। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि इस बैच को जो लोग चला रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के हैं, ठीक है, वो बेसिकली इंग्लिश मीडियम के हैं और दोनों ही भाषा में पढ़ा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आप लोगों को करना ही पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। और अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है जरा देखिए। अगला प्रश्न हमारे सामने जो आ रहा है वो है उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन है। दक्षिणी गोलार्ध में रहने वालों के लिए वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? ठीक है, तो 21 जून आप लोग जानते हैं कि 21 जून को जो कर्क रेखा होती है उस कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो 21 जून को कर्क रेखा मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन माना जाता है। तो सिंपल सी बात है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है आपका 21 मार्च, ऑप्शन बी है आपका 21 दिसंबर, ऑप्शन सी है 21 सितंबर और ऑप्शन डी है 21 जून। ठीक है, तो अगर आप ये सोच लीजिए कि 21 जून अगर उत्तरी गोलार्ध में, यानी उत्तरी गोलार्ध में अगर 21 जून सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा दिन होता है, तो इसका ठीक उल्टा विपरीत क्या होगा, 21 जून ही जो होगा वो क्या होगा, वो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन भी होगा। ठीक है, क्योंकि उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की जो किरणें होंगी वो लंबवत ना पड़कर कैसी पड़ेंगी, तिरछी पड़ेंगी, और यहाँ पर रात जल्दी होगी, सबसे छोटा दिन होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है मेरे मित्रों, तो एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजिए, एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मेरे दोस्तों एक बार लाइक का बटन जरूर दबाइए, एक बार शेयर का बटन जरूर दबाइए। और कोई भी प्रश्न पूछना है आप लोगों से तो आपके सामने हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है डीएलएड को लेकर, आप उस डीएलएड को लेकर प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन बैच दोनों ही आपके सामने मौजूद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, चौथा प्रश्न हमारे सामने आ रहा है। चौथा प्रश्न हमारे सामने आ रहा है और वो ये है कि संघीय बजट में इकोनॉमिक्स का प्रश्न आ गया है। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? चालू, ऑप्शन ए है चालू व्यय और चालू राजस्व का योग, ऑप्शन बी है मुद्रीकृत घाटे और बजट घाटे का योग, ऑप्शन सी है बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि का योग, और ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक से संघ सरकार द्वारा किए गए ऋणदान में हुई निवल वृद्धि। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ही इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो भाई अगर हम देखें तो राजस्व घाटा किसे बोलते हैं? अगर सामान्य भाषा में मैं आपको लिखाऊं कि राजस्व घाटा किसे बोलते हैं, तो राजस्व घाटा का मतलब क्या होता है? राजस्व घाटा का मतलब होता है कुल व्यय तथा कुल राजस्व कौन सा? उधार छोड़कर, उधार मतलब ऋण छोड़कर, ठीक है, ऋण छोड़कर का अंतर, छोड़कर का जो अंतर होता है, ऐसे अंतर को हम क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा कहते हैं। यानी जितना खर्चा हुआ और जितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ और उस रेवेन्यू में से अगर आप जो हमने लोन लिया है उसको छोड़ देते हैं,
अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें राजस्व घाटा मिलता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। तो इसके लिए आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋण दान में निव्वल वृद्धि का जो योग होता है उसी को संघीय बजट में राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, बजट के ऊपर प्रश्न आ रखा है। अगला क्वेश्चन भी बजट के ऊपर ही आपको दिया गया है और जो क्वेश्चन है आपके सामने वो ये है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, ध्यान रखिएगा कि बजट से पहले भारत का आर्थिक सर्वेक्षण होता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, भारतीय नीति आयोग द्वारा और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके एग्जाम में पहले भी पूछा गया है और आगे चलकर भी पूछा जाएगा, तो इसीलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा। एक बार इस सेशन को सभी लोग क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे मेरे प्यारे मित्रों, एक बार लाइक कर लेंगे सेशन को। तो देखिए भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है हर साल जारी किया जाता है और ये आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ये आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने की जो तिथि है वो 1950-51 से, तो 1950-51 से जो है प्रत्येक वर्ष क्या होता है, बजट से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण को क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर आपके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी डीएलएड वाले हैं आप लोग याद रखिए कि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो पर्यावरण से है और पर्यावरण में बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इको मार्क क्या है, इको मार्क किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाई को नाम पत्रित करने की योजना, ऑप्शन बी है पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नाम पत्रित करने की योजना, ऑप्शन सी है लाभकारी उत्पादन तकनीक और ऑप्शन डी है पारिस्थितिकी अनुकूल भवनों को मान्यता देने वाला अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन है। तो देखो इको मार्क जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इको मार्क जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इको मार्क के ऊपर हर एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिए तो मैं थोड़ा बता दूं कि इको मार्क जो है वो असल में क्या है, प्रदूषण मुक्त। याद रखिएगा इको मार्क का जो यूज होता है वो प्रदूषण मुक्त उत्पादों के लिए होता है। तो प्रदूषण मुक्त जो उत्पाद होते हैं, प्रदूषण मुक्त जो उत्पाद होते हैं उनके लिए इको मार्क का यूज होता है। और BIS भारतीय मानक ब्यूरो, जो भारतीय मानक ब्यूरो जो है, इस भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा क्या किया जाता है, इको मार्क का क्या किया जाता है, इसको अर्जी दी जाती है, इसको स्वीकार किया जाता है। तो अगर हम देखें कि प्रदूषण मुक्त उत्पाद हो गया और भारतीय मानक द्वारा हो गया, तो यहाँ पर देखो पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना है। ठीक है, अगर आप ध्यान देखेंगे तो इसका एक ही उत्तर निकलता है, और वो क्या निकलता है कि भाई सिंपल सी बात है कि जब प्रदूषण मुक्त उत्पाद की बात हो रही है तो पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन, यानी उपभोक्ता के लिए जो उत्पादन किया जा रहा है, जिस चीज का उत्पादन हो रहा है वो पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। और BIS जो भारतीय मानक ब्यूरो जो है उसको क्या करता है, उसको स्वीकृत करता है। तो इसके लिए नाम पत्रित करने की क्या है, ये योजना भी है। तो ये वाला पॉइंट जो है इको मार्क वाला है, ये आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न, जो 7वां प्रश्न है हमारे सामने, वो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है विश्व व्यापार संगठन का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे भी पूछा जाएगा। ठीक है, और किसी भी एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का संबंध किससे है, वर्ल्ड बैंक से। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो 1978 से इस रिपोर्ट को जारी करता है। और वर्ल्ड बैंक को क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक को आज जो आपको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं उसका पुराना नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है। तो इसलिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1978 से जारी की जाती है और ये अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक इसको कहा जाता है। तो वर्ल्ड बैंक जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए मेरे प्यारे मित्रों। तो जितने भी लोग आपके डीएलएड वाले हैं, जितने भी दोस्त मेरे डीएलएड वाले हैं, एक बार अभी सभी लोग इस सेशन को शेयर कर लें, अपने मित्रों के साथ सेशन को शेयर कर लें। याद रखिएगा कि कल से हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में डीएलएड का बैच शुरू हो रहा है। आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं। 3 बजे से शुरू हो रहा है, इसीलिए सभी लोग, जितने भी लोग डीएलएड वाले हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या आ रहा है, अगला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है कि केंद्रीय बजट 2017-18 में शिक्षा की गुणवत्ता, शोध, स्वायत्तता और विज्ञान पर जोर दिया गया है।
इस बजट में उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए एक राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा एजेंसी के गठन की बात कही गई है। इससे पूर्व इसकी परीक्षा एजेंसी कौन सी थी? देखिए ये 2017-18 का है, इसका आंसर वैसे CBSE है, ठीक है, लेकिन इससे हमें कोई भी बात नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछा गया है। अभी 2017 की बात है और आज 2024 से लगभग आप मान के चलेंगे 7-8 साल पुरानी बात ही हो चुकी है। तो 7-8 साल का हम लोग इसमें कोई चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना समझ लीजिएगा कि इसका आंसर क्या है, CBSE है। चलिए 7-8वें के बाद 9वें प्रश्न के ऊपर चलते हैं और 9वां प्रश्न आपके सामने है कि वह कौन सा वित्त मंत्री है। ये अच्छा प्रश्न आपके सामने आ गया है कि वह कौन सा वित्त मंत्री रहा है जिन्होंने सर्वाधिक 10 बार संसद में बजट पेश किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, वह कौन सा वित्त मंत्री रहा है जिन्होंने सर्वाधिक 10 बार संसद में बजट पेश किया है। ऑप्शन ए है पी चिदम्बरम, ऑप्शन बी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी है यशवंत सिन्हा और ऑप्शन डी है YB चौहान। तो अगर ध्यान दीजिएगा तो इसका सही उत्तर मोरारजी देसाई है। इसका उत्तर क्या है? मोरारजी देसाई है। देखिए मोरारजी देसाई के संदर्भ में आप सभी लोग जानते हैं कि ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ये प्रथम क्या रहे हैं? ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी रहे हैं। प्लस ये एकमात्र प्लस एक पॉइंट इसमें आप ये जोड़ सकते हैं कि प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपने पद से क्या दिया है? त्यागपत्र दिया है। प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से जिन्होंने अपने पद से क्या करा? पद से त्यागपत्र दिया था। ठीक है, तो ये आपके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये प्रधानमंत्री के संदर्भ में भी क्वेश्चन बन सकता है और जो कि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो और वित्त मंत्री के रूप में भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगर ये क्वेश्चन आपसे हो गया हो तो चलिए 10वें क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके सामने क्या है? अच्छा हाँ जी, 10वां क्वेश्चन हमारे सामने है भीम। ये महाभारत के भीम नहीं है मित्रों। भीम क्या है? भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी का संबंध है गरीबों के उत्थान से, पर्यावरण सुधार से, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने से और चुनाव सुधार संबंध से। तो भीम का संबंध किससे है? तो देखिए वर्ष 2016 में भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 में इस भीम को आरंभ किया गया था और इसका संबंध जो है वो किससे है? इसका संबंध जो है वो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने से। जिस प्रकार से आपके पास फोन पे है, जिस प्रकार से आपके पास गूगल पे है, ठीक है, उसी प्रकार से आपके पास क्या है? भीम भी है। और भीम जो है वो भारत सरकार का है और इसे 2016 से भारत सरकार के द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है। तो भीम का ये प्रश्न जो है आपके पास एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, आने वाले समय में पूछा सकता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि करंट अफेयर से लेकर जो प्रश्न है पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर करंट अफेयर से एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आपका करंट अफेयर्स मजबूत होना चाहिए। इन 2.5 से 3 महीनों में आप करंट अफेयर्स को मजबूत कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है वो 11वां प्रश्न है। और 11वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 11वां प्रश्न बोल रहा है कि प्रत्यक्ष कर में सम्मिलित नहीं है कैपिटल गेन टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और सर्विस टैक्स। ठीक है, अगर आपको इकोनॉमिक्स का ज्ञान है और अगर आप जानते हैं कि टैक्स किस प्रकार का होता है तो भाई सिंपल सी बात है कि जो सर्विस टैक्स है वो भारत सरकार के द्वारा लगाया जाता है किसी सेवा पर, लेकिन इस सर्विस टैक्स को सरकार द्वारा लगाया जाता है। सरकार द्वारा सर्विस देने वाले पर लगाया जाता है, सर्विस देने वाले पर लगाया जाता है। लेकिन भुगतान किसके द्वारा? लेकिन भुगतान जो होता है वो उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। लेकिन भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। तो भाई सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो व्यक्ति सर्विस दे रहा है उस पर नहीं लग रहा है, जो सर्विस ले रहा है उस पर लग रहा है। तो इस प्रकार का जो कर होता है, ऐसे कर को क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं यानी कि जिसका भार खुद वहन न कर किसी और पे डाला जा सके, उस कर का भार खुद वहन न करके किसी और पे डाला जा सके, तो ऐसे करों को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। और सर्विस कर जो है, सर्विस टैक्स जो है वो कैसा है? वो एक प्रकार का कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है। बाकी कैपिटल गेन टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये सभी क्या है? प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्टली उन्हीं पर लगता है जो इसका वहन करता है। ठीक है, तो मेरे मित्रों अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए अपने डीएलएड वाले मित्रों के साथ, या कोई भी ग्रुप सी की तैयारी कर रहा है तो उसमें भी आप लोग क्या कर सकते हैं? इस सेशन को शेयर कर सकते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उस जमाने में रेल बजट को कब पहली बार आम बजट के साथ संसद में पेश किया गया था? रेल बजट को कब पहली बार आम बजट के साथ संसद में पेश किया गया था? ठीक है, ये अच्छा है।
ठीक है, ये पॉइंट अच्छा है। 28 फरवरी 2016 को ऑप्शन बी है, 1 फरवरी 2017 को ऑप्शन सी है 28 मार्च 2016 को, और डी है 1 फरवरी 2015 को। तो भाई कब इसको क्या किया गया था, पहली बार आम बजट के साथ पेश किया गया था। देखिए पहली बार कि 2016 में इसको समाप्त कर दिया गया था। अगर 2016 में ये समाप्त हो चुका था तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको पेश कब किया गया होगा, 2017 में इसको क्या किया गया होगा, पेश किया गया होगा। इसमें एक पॉइंट आप ये भी जोड़ सकते हैं कि रेलवे बजट को आम बजट से अलग कब किया गया, तो इसमें ये वाला पॉइंट भी आप लोग जोड़ सकते हैं कि रेलवे बजट को आम बजट में, ये पॉइंट आप जोड़ सकते हैं कि रेलवे बजट को आम बजट में एक वर्त समिति, याद रखिएगा, एक वर्त समिति, मेरे मित्रों याद रखिएगा, एक वर्त समिति की अनुशंसा पर 1924 में अलग किया गया था। 1924 में क्या किया गया था, अलग किया गया था। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1924 के बाद ये अलग रहा था। ठीक है, और फिर 2017 में इसको क्या कर दिया गया, आम बजट में क्या कर दिया गया, शामिल किया गया। तो एक अच्छा प्रश्न ये आपके एग्जाम के लिए बन सकता है, और इसमें जो एक वर्त समिति का उल्लेख है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, और कब ये अलग किया गया था इसके ऊपर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, तो रेल बजट को पहली बार कब आम बजट के साथ पेश किया गया था, तो भाई 2017 में पेश किया गया था। तो जितने लोग इस सेशन को देख रहे हैं, आपको सेशन कैसा लग रहा है? अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे मित्रों, तो एक बार सभी लोग इसको शेयर कर लेंगे। एक बार सभी लोग शेयर कर लीजिए। यह मैराथन क्लास है आज की, और इस मैराथन क्लास में पूरे के पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे आज। और इस क्लास में जितने भी डीएलएड वाले लोग हैं उनको ये बताया जाएगा कि भाई किस तरीके से आपके जीएस में प्रश्न आते हैं, आपके प्रश्नों का स्तर क्या रहता है, और किस प्रकार से आप लोगों को तैयारी करनी है, और कौन कौन से विषय ऐसे हैं जिनको आपको अच्छे ढंग से तैयार होना चाहिए। तो इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये जरूरी है। सबसे पहली चीज़ किसी भी एग्जाम को तैयार करने के लिए आपके पास ये होनी चाहिए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ज्ञान होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो जो मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आज सॉल्व आपके सामने करवा रहा हूँ, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये आपके एग्जाम के लिए हो सकता है कि इसी में से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आ जाएं। तो आप अगर इसको अभी देख रहे हैं तो इसको पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अपने मित्रों को भी बताइएगा। ठीक है, और कल से आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से प्रोविडेंस कोचिंग में क्या हो रहा है, डीएलएड का बैच शुरू हो रहा है, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ये इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, तो 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, 10वां क्वेश्चन हमारा हो चुका है, 11वां क्वेश्चन हमारा हो चुका है, 12वां क्वेश्चन हमारा हो चुका है। चलिए अब चलते हैं किसके ऊपर, 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 13वां क्वेश्चन जो है वो उस जमाने का करंट अफेयर का क्वेश्चन 2017 का। तो क्या क्वेश्चन है ये, केंद्र सरकार ने वर्ष 2017-18 के बजट में शिक्षा के बजट में वर्ष 2016-17 की तुलना में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। तो ये बढ़ोतरी की बात कर रहा है, तो मैं अभी आपको वर्तमान की बढ़ोतरी बता सकता हूँ, लेकिन उस जमाने में क्या बढ़ोतरी रही थी तो चलो ये भी मैं आपको बता दूंगा। उस जमाने में जो थी ये बढ़ोतरी 10% की थी। लेकिन अगर हम 2023 से 2024 के बजट को देखें, तो 2023 से 2024 के बजट में देखें तो जो शिक्षा के क्षेत्र में, ये शिक्षा के लिए जो बजट में बढ़ोतरी है, शिक्षा के बजट में लगभग 4.3% की क्या हुई है, प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, बढ़ोतरी की गई है। तो वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो 4.3% की क्या की गई है, बढ़ोतरी की गई है। उससे पहले जब जिस समय ये बात चल रही है उस जमाने में जो बढ़ोतरी की जा रही थी वो लगभग कितनी बढ़ोतरी की जा रही थी, वो 10% की बढ़ोतरी की जा रही थी। चलिए अच्छा, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन जो आ रहा है और वो है भारत की स्कॉर्पियन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी, INS खांदेरी का जलावतरण हुआ है 15 जनवरी 2016 को, 30 जनवरी 2016 को, 12 जनवरी 2017 को और 30 जनवरी 2017 को। पनडुब्बी शब्द आप समझते होंगे। ठीक है, स्कॉर्पियन इसे क्यों बोलते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो है वो भारत जो है वो फ्रेंच नेवल, ठीक है, फ्रेंच नेवल प्लस स्पेनिश कंपनी निवेटिना, ठीक है, स्पेनिश कंपनी निवेटिना के साथ मिलकर बना रहा है। और इस की खास बात यह है
कि ये पनडुब्बी जो है ये डीजल प्लस इलेक्ट्रिक है। ये पनडुब्बी कैसी है? डीजल प्लस इलेक्ट्रिक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसीलिए इसको स्कॉर्पियन पनडुब्बी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये फ्रेंच नेवल प्लस स्पेनिश कंपनी निवेटिना के साथ भारत सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है, और इसकी कई कैटेगरी बनाई जा रही है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ठीक है। तो आने वाले समय में करंट अफेयर्स में याद रखिएगा कि करंट अफेयर के क्वेश्चनों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो डिफेंस के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग को डिफेंस के क्वेश्चंस को भी क्या करना है? बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। चलिए बात करते हैं किसकी? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि सक्षम 2017 अभियान केंद्रित है। सक्षम 2017 अभियान केंद्रित है जल संरक्षण पर, पर्यावरण संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर या वायु संरक्षण पर। तो सक्षम अभियान 2017 का भले प्रश्न है, लेकिन हाँ, सक्षम अभियान एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। इसलिए याद रखिएगा कि 2017 में भारत सरकार के द्वारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के संरक्षण के ऊपर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के संरक्षण के ऊपर जो था वो सक्षम 2017 का अभियान चलाया गया था। तो पेट्रोलियम किसका संबंध है? पेट्रोलियम जो यहाँ पर है वो है ऊर्जा संरक्षण, तो ठीक है। तो पेट्रोलियम से बने उत्पादों का संरक्षण की बात की जा रही है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या बनेगा? इसलिए इसका सही उत्तर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऊर्जा संरक्षण, ठीक है। तो जो सक्षम 2017 का अभियान केंद्रित है वो ऊर्जा संरक्षण पर क्या है? केंद्रित है। चलिए अगला प्रश्न जो करते हैं, 15 के बाद 16 प्रश्न करते हैं, और 16 प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये रहा, ठीक है। ओके, तो भाई 16 प्रश्न आपके सामने जो आ रहा है वो है कि सरकार ने किस वर्ष हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए जाने की घोषणा करी है? वर्ष 2007 में, वर्ष 2008 में, वर्ष 2010 में और वर्ष 2012 में। किस वर्ष से, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है कि 2008 में राष्ट्रीय बालिका दिवस को 24 जनवरी को मनाए जाने का प्रावधान किया गया है, और हर साल इसकी थीम निकलती है, लेकिन 2024 की कोई भी थीम अभी तक नहीं बताई गई है, ठीक है। अभी महीना चला भी गया है, लेकिन 2024 में राष्ट्रीय बालिका दिवस की कोई थीम नहीं बताई गई है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको थीम बता नहीं सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं जिनमें थीम वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप लोगों को थीम वाले क्वेश्चनों को बहुत ध्यानपूर्वक करना है। इसलिए आप लोगों को ऐसे वाले क्वेश्चनों को, थीम वाले क्वेश्चनों को बहुत ध्यानपूर्वक करना है। चलिए अब अगला प्रश्न भी करंट अफेयर से आया है, और वो है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस वेब पोर्टल का नाम क्या रखा गया? अर्जुन, शगुन, दीक्षा और ज्योति। तो भाई सिंपल सी बात है, ये कहानी बहुत पुरानी है, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है शगुन, ठीक है, क्योंकि 2017 का करंट अफेयर क्वेश्चन है। क्योंकि अब जो आपके शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, तो ठीक है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी का अभी कोई खास बात मुझे याद नहीं आ रही है, ठीक है, या आपके एग्जाम के लिए याद नहीं आ रही है, लेकिन वर्तमान में जो आपके शिक्षा मंत्री है वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ठीक है ना। तो उस समय के प्रकाश जावड़ेकर जी सर्व शिक्षा अभियान के तहत उन्होंने शगुन पोर्टल शुभारंभ किया था, ठीक है। अभी वर्तमान में आपके धर्मेंद्र प्रधान जी आपके क्या हैं? शिक्षा मंत्री है। चलिए अगला प्रश्न जो है वो भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, और है सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI के प्रबंधन का जिम्मा एक 4 सदस्यीय समिति को सौंपा है। इस समिति के सदस्य नहीं है, तो भाई अनुराग ठाकुर, याद रखिएगा अनुराग ठाकुर जो हैं ये इस समय जो है ये भारत सरकार में है, ठीक है। हालांकि मंत्री तो नहीं बने इस समय पर, लेकिन भाई मंत्री रहे थे, लेकिन उस समय पर ये BCCI में शामिल थे, तो इसलिए इनको हटा दिया गया था, और विनोद राय, रामचंद्र गुहा और विक्रम लिमिये को सदस्य बना दिया गया था। तो वर्तमान में इस चीज को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि करंट अफेयर के ऊपर DLED का फोकस बहुत रहता है, इसलिए आप लोगों को करंट अफेयर की टॉपिक्स की तैयारी अभी से करनी शुरू कर देनी चाहिए। तो कोई भी 6 महीने की किताब है, जो अभी 1 साल की किताब है, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए 19वें प्रश्न भी चलते हैं, और ये 19वां प्रश्न भी जो है आपके सामने जो आ रहा है वो भी करंट अफेयर का है। तो क्वेश्चन है कि साइना नेहवाल ने अभी हाल ही में मलेशिया मास्टर ग्रांड प्री गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। इससे पहले ये खिताब किस भारतीय ने 2 बार जीता है? सानिया मिर्जा हो गया, PV सिंधु हो गया, डायना एडुलजी हो गया और अमित मोदी हो गया। सिंपल सी बात है, दो ही नाम आपको यहाँ पर नजर आते हैं, एक है PV सिंधु और साइना मिर्जा। ऑप्शन में अगर साइना मिर्जा है तो आंसर क्या बन जाएगा? PV सिंधु बन जाएगा, क्योंकि कहानी जो है वो 2017 की है। तो इस समय इन दोनों की फॉर्म जो है, साइना नेहवाल तो लगभग है बैडमिंटन से बाहर हो चुकी है, और PV सिंधु की फॉर्म उस
काबिल नहीं रही है। वर्तमान समय में लक्ष्य सेन से हम उम्मीद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी धोखा दे दिया। ठीक है, तो ऐसा कोई खास नाम हमें नहीं मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर बैडमिंटन से आएगा तो लक्ष्य सेन का नाम आ सकता है, क्योंकि उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, वरना और कोई नाम मुझे लगता नहीं कि इस समय आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, तो उसके बाद 20वां क्वेश्चन आपके सामने करते हैं। और 20वां क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? तो 20वां क्वेश्चन है हमारे सामने कि उत्तराखंड के किस सेटलर ने, फिर वही बात आ गई, नाम भी आ गया और क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है ना, तो भाई क्वेश्चन आ गया है, उस समय उत्तराखंड के किस सेटलर ने पुरुष एकल वर्ग में विश्व जूनियर रैंकिंग में पहला स्थान, तो विश्व जूनियर रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल करा है? तो ऑप्शन ए है डीके सेन, सी ए सेन, लक्ष्य सेन और चिराग सेन। तो पहले आपको बता चुका हूँ, सवाल आ गया है उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड से एकमात्र बैडमिंटन खिलाड़ी जो है, जो कि भारत का नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी इस समय पर है, वो कौन है? लक्ष्य सेन है। तो ठीक है, तो ये आंसर भी जो रहेगा आपका कौन सा रहेगा? लक्ष्य सेन रहेगा। चलिए अगली बात करते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो आ रहा है, और वो है 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन देख लीजिए। 21वां क्वेश्चन जो है वो मुखौटा नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किससे है? तो ऑप्शन है मणिपुरी, कथकली, कथक और भरतनाट्यम। तो किससे है? तो मुखौटा नृत्य शैली, देखिए मुखौटा नृत्य शैली जहाँ पर मुखौटे का यूज किया जाता है, तो मणिपुरी में मुखौटे का नृत्य नहीं किया जाता है, ये मणिपुर राज्य में होता है। तो भाई ये नहीं होता है। ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं आ सकता है। कथकली इसका सही आंसर है। केरल में जो कथकली होता है, केरल की कथकली में मुखौटा नृत्य का प्रयोग होता है। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का नृत्य है, ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है, इसमें मुखौटे का प्रयोग नहीं होता है। और जो आपका भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का नृत्य है, ये तमिलनाडु का नृत्य है। तो भाई यहाँ भी और भी मुखौटे का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर कभी आपके पास आ जाए और मुखौटा नृत्य का संबंध अगर उत्तराखंड से पूछ लिया जाए, तो उत्तराखंड में मुखौटा नृत्य है और उसको हम क्या बोलते हैं? रम्माण। पहला नृत्य कौन सा है? रम्माण है। तो रम्माण में क्या है? रम्माण को विशेष रूप से 2009 में क्या किया गया है? विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है और ये मुखौटा नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा पिथौरागढ़ में जो लाखिया भूत वाला जो नृत्य होता है, वो भी एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाएगा तो उत्तराखंड में जो रम्माण वाला जो नृत्य है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रम्माण वाले पॉइंट को आप क्या करेंगे? नोटिफाई करेंगे, याद करेंगे। चलिए अगला प्रश्न जो है हमारे सामने 22वां प्रश्न चलते हैं। और 22वां प्रश्न क्या बोलता है? 22वां प्रश्न देख लीजिए। हाँ, तो 22वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है और वो बोल रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सत्य नहीं है? शिव कुमार संतूर वादन बिल्कुल सत्य है। हरिप्रसाद चौरसिया का नाम जो है बांसुरी में, बिल्कुल सत्य है। बिरजू महाराज कथक नृत्य के बहुत बड़े नर्तक हैं, बिल्कुल सत्य है। लेकिन बिस्मिल्लाह खां तबला वादन बिल्कुल नहीं है। जाकिर हुसैन होते तो बिल्कुल सही होता। बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है ये शहनाई वादन से है। ये किससे है? ये शहनाई वादन से है। ठीक है, शहनाई वादन से इनका संबंध है। और जो तबला वादन संबंध है, तबले वादन के लिए भारत में जाकिर हुसैन जो है, जो जाकिर हुसैन है वो जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आप एक ट्रेंड, यहाँ पर आप एक एग्जाम का ट्रेंड समझ रहे होंगे। यहाँ पर आप एग्जाम का ट्रेंड समझ रहे होंगे। ट्रेंड क्या बोलता है? ट्रेंड ये बोलता है कि जो डीएलएड का एग्जाम यहाँ पर फोकस्ड हो रहा है, ट्रेंड ये बोलता है कि जो डीएलएड का एग्जाम यहाँ पर फोकस हो रहा है, असल में इस ट्रेंड में आपको जीके दिख रहा है, जीएस कम दिख रहा है और जीके आपको ज्यादा नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए कि इस ट्रेंड में आपको जीके ज्यादा पूछा जा रहा है और जीएस कम पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो जीके आपको होगा। नितेश शर्मा इंग्लिश नहीं होगी, नितेश शर्मा इंग्लिश नहीं होगी। सो पहली चीज आप समझ लीजिए कि ऑल ऑफ आवर टीचर्स बेसिकली हु आर गोइंग टू टीच यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम in any context. If you feel any kind of problem regarding any topic, so our teacher is for you. Okay, don't worry about that. Okay, first thing is that now the particular mode for teaching in DLED is Hindi. Okay, but if you get some problem regarding any content, you can call us, you can ask us. If you are a class student, even you can ask your teacher. But in case of online, even you can call us. ठीक है, so right now we don't have this type of facility that we are going to teach you in English medium. We have English medium batches but not for DLED. Okay, so इस चीज को आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आई होप आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, ओके, राइट नाउ जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कांगड़ा चित्र शैली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है?
तो कांगड़ा चित्रकला शैली जो है वो असल में पहाड़ी चित्रकला शैली है, ठीक है ना। बिल्कुल, कांगड़ा चित्रकला शैली जो है वो पहाड़ी चित्रकला शैली में आती है और ज़्यादा कुछ नहीं है। पौराणिक कथाओं और रीतिकालीन नायक नायिकाओं की कहानी इसमें होती है। तो पौराणिक कथा मतलब जैसा आपका क्या हो गया, जैसा आपका रामायण हो गया, जैसा आपका रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ठीक है, ये सारी क्या होती है, पौराणिक कथा होती है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। जैसे राधा रुक्मणी हो गया, जैसे राधा रुक्मणी हो गया, ठीक है। इस प्रकार के जो चित्र होते हैं वो आपको बेसिकली इन चित्रकला में नजर आते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो ये मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो पौराणिक कथाओं एवं रीति कलाओं नायक नायिकाओं के संबंध में इन चित्रों को देखा जाता है। तो कांगड़ा शैली होगी चाहे आपकी पहाड़ी शैली होगी, ये सारी की सारी आपसे ये पूछी जा सकती है। तो एग्जाम की ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि सुमेलित कीजिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि आई थिंक द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर इज टू दैट you have to figure out that what kind of question and what is the pattern of that questions. So what we are seeing that we are seeing a definite kind of a pattern. हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक पैटर्न देख रहे हैं and from according to my pattern which I taught you earlier, GK is more important than GS. GK is more important than GS. तो GK यहाँ पर ज्यादा पूछा जा रहा है, GS कम पूछा जा रहा है। जैसे वृंदावन गार्डन, ठीक है, लगेगा वृंदावन गार्डन कहाँ पर होगा, मथुरा में होगा, लेकिन नहीं है बेटा। वृंदावन गार्डन कहाँ पर है, मैसूर में, ठीक है। वृंदावन गार्डन कहाँ पर है, मैसूर में। ब्लैक पैगोडा अगर आप देखेंगे तो ब्लैक पैगोडा आपका कहाँ पर है, कोणार्क में। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, उड़ीसा में है, ठीक है। अरविंद आश्रम कह लीजिए या अरुवेलु आश्रम कह लीजिए, अरुवेलु आश्रम कह लीजिए, अरुवेलु आश्रम कह लीजिए, ये आपका कहाँ पर है, पौंडीचेरी में। तो बचा कौन सा, सालारगंज संग्रहालय, वो है आपका हैदराबाद में। तो पहले का है आपका ए मैसूर, ओके 1 आ गया। ब्लैक पैगोडा है 4 पे, दूसरे का है 4, तो ये आपका हो गया 20 का आंसर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली दीज क्वेश्चन आर फ्रॉम द जीके साइड, नॉट फ्रॉम द जीएस साइड, ठीक है। सो यू हैव टू फिगर आउट दैट यू हैव टू टेक जीके बुक, ठीक है। आपको क्या करनी पड़ेगी, जीके बुक को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो 24वां क्वेश्चन जो है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, 25वां क्वेश्चन आ रहा है। तो 25वां क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, चलिए हाँ ये भी देखिए, जस्ट चेक आउट, ये डांस है। डांस क्वेश्चन आर बेसिकली फ्रॉम जीके साइड, आप ये नहीं बोल सकते कि जीएस है, ठीक है ना। ओके, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। गरबा गुजरात बिल्कुल सही है। मोहिनी अट्टम उड़ीसा नहीं, मोहिनी अट्टम जो है केरल से। मोहिनी अट्टम किससे, केरल से, तो उड़ीसा तो नहीं है। यक्षगान कर्नाटक बिल्कुल सही है। यक्षगान कहाँ से, कर्नाटक से। तो गरबा गुजरात से एक सही है, तो एक तो ये भी सही है, और यक्षगान कर्नाटक सही है। तो इसका आंसर क्या है आपका, सी है, ठीक है। केवल एक और 3, ठीक है, क्योंकि जो मोहिनी अट्टम है वो कहाँ से, केरल से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। डांस के ऊपर ही 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बताओ। अब जिसने डांस ही नहीं पढ़ा होगा उसके 3 क्वेश्चन गए। ओके, अब आ गया थोड़ा सा पॉलिटिक्स, अब आगे कोर जीएस। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोध विषय उपबंध है। दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो देखिए इसका सही उत्तर जो है वो है 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 52वें संविधान संशोधन 1985, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची, जिसको बोलते हैं दल बदल कानून, को क्या किया गया है, संविधान में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर जो है आपका क्या है, 10वीं अनुसूची है। चलिए 26वां क्वेश्चन कौन सा हमारे पास, 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। और 26वां क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। तो देखिए आपको पता है कि शिक्षा को 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है, और शिक्षा को जो राइट टू एजुकेशन बनाया गया है, वो बनाया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। ये आर्टिकल 21 कॉम में भी इसको शामिल किया गया, और इसके साथ शिक्षा को 51 कॉम में भी क्या किया गया है, 51A में भी क्या किया गया है, इसको डाला गया है। इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो भाई ये वाला पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि मूल कर्तव्य जो है, ये मूल कर्तव्य मूल रूप से कितने थे, मूल रूप से तो थे ही नहीं, ठीक है। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, और इसमें 10 मूल कर्तव्य रखे गए थे, और इसको जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति। इसको जोड़ा गया था किससे, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया था, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क ये है, कमेंट बॉक्स में डालिए कि मूल कर्तव्य को असल में किस देश से लिया गया है, मूल कर्तव्य को असल में किस देश से लिया गया है, ठीक है। आप लोग इसका आंसर दीजिए।
चलिए ना मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने देख लेते हैं 28। कहाँ पर है 28? ये रहा 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी पॉलिटी से है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पुनः स्थापित किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में, राष्ट्रपति के समक्ष। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर आप लोगों ने अनुच्छेद 75 पढ़ा होगा तो अनुच्छेद 75 में साफ लिखा गया है कि जो मंत्रिपरिषद होती है ना, ये मंत्रिपरिषद जो होती है, ये मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, ठीक है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या रहती है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति क्या रहती है? उत्तरदायी रहती है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि अगर मंत्रिपरिषद को हटाना है या कुछ उसके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव को लाना है तो ऐसा अविश्वास प्रस्ताव केवल किसमें? केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। तो इसीलिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद को के प्रति अविश्वास प्रस्ताव को पुनः स्थापित किया जा सकता है केवल कहां पर? केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। इसका पूरा का पूरा प्रावधान जो दिया गया है वो आर्टिकल नंबर 75 में दिया गया है। ठीक है, तो मेरे मित्रों जितने लोग अभी इस समय मुझको देख रहे हैं, एक बार आप सभी लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए। डीएलएड वाले विशेष रूप से अपने मित्रों को एक बार शेयर कर लीजिए। जिस भी ग्रुप में डीएलएड में तो जुड़े हुए हैं आप उसमें शेयर कर लीजिए। और आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में क्या है, दबाओ बटन। ठीक है, और याद रखिए कल से कल क्या है? कल है 3 बजे और 3 PM पर आपके यहाँ पर प्रोविडेंस कोचिंग में ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम में क्या हो रहा है? डीएलएड का बैच शुरू हो रहा है। डेमो क्लासेस फ्री हैं भाई, बिल्कुल फ्री हैं। अभी के अभी कॉल कीजिए, नंबर बिल्कुल फ्लैश हो रहा है। डेमो क्लास के लिए फ्री आ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ भी पूछना है पूछो, कॉल कीजिए। नंबर दोबारा बताऊं क्या? 8279 अभी कॉल कीजिए, पूछिए सर से भैया क्या हिसाब है, कब आना है, कैसे आना है, ऑनलाइन आना है क्या ऑफलाइन आना है? ठीक है, पूछो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है और वो है स्वतंत्रता आंदोलन। चलो अब ले देखिए, अब क्वेश्चन आया है हिस्ट्री का। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 का विशेष महत्व है। बिल्कुल महत्व है भाई साहब, क्योंकि कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई थी। अच्छा, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो असहयोग आंदोलन तो प्रारंभ नहीं हुआ भाई साहब। ठीक है, लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया तो ये भी नहीं किया गया, दो तो वैसे कट हो गए। कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन, स्वशासन का मतलब और पूर्ण स्वराज, ध्यान देखिएगा, हम लोग अक्सर इसमें कंफ्यूजन में होते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है कौन सा है? पूर्ण स्वराज। 1929 में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। तो इस बात को याद रखिएगा कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसके माध्यम से क्या ली गई थी? कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात यहाँ पर क्या की गई थी। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाली बातों को आप क्या करेंगे? याद करेंगे। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी वो आपको याद करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर्स से मुझे लग रहा है, बिल्कुल हाँ जी, करंट अफेयर्स सही है। तीसरा क्वेश्चन जो है आपके लिए वो आपकी करंट अफेयर से पूछा गया है। अब पूछा गया है कि ओलिव रिडले जो है वो कछुए की प्रजाति होती है। ओलिव रिडले प्रजाति के कछुओं के अंडे देने के लिए पसंदीदा स्थान के रूप में प्रसिद्ध भीतरकनिका सेंचुरी, एक नेशनल पार्क भी है। भीतरकनिका सेंचुरी जो है वो एक क्या है? नेशनल पार्क भी है। और भीतरकनिका जो सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो भाई सिंपल सी बात है, उड़ीसा में। इसके अलावा शिमलीपाल भी है, याद रखिएगा। शिमलीपाल जो है वो टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। ठीक है, टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। तो ये भी आपके एग्जाम में पहले पूछा गया है। तो ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत बताने के लिए अगर जाना चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल आप इतना ही याद रखिएगा कि जो ओलिव रिडले वाली है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 30वां के बाद 31वां, और 31वां क्वेश्चन है पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का संबंध है पर्यावरण संरक्षण से, भौतिक विज्ञान से, लोक कला से और साहित्य से। ठीक है, तो भाई इनका संबंध जो है वो किससे है? तो भाई अनिल प्रकाश जोशी का संबंध, हाँ जी, अनिल प्रकाश जोशी का संबंध किससे? पर्यावरण से। ठीक है, इनका संबंध किससे? पर्यावरण से। बहुत पुरानी बात है ये, 2017 की बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, पॉलिटी का क्वेश्चन है, पता नहीं पॉलिटी ठूस के डाल रखी है भाई।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित की गई है? देखिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि मूल संविधान में 8 की व्यवस्था थी, 7+1, ठीक है, और वर्तमान में कितना है 33+1 यानी 34 जज बनाए गए हैं। और इन सबको करने का जो अधिकार है वो सिर्फ एक ही को है, और वो किसको है? संसद को है। संसद चाहे तो जजों को बढ़ा सकती है, संसद चाहे तो जजों को क्या कर सकती है? घटा सकती है। तो संसद के ऊपर सारे की सारी बात की गई है। इतना क्लियर है? यस और नो? तो संसद के पास ये अधिकार होता है, संसद के पास ये अधिकार होता है कि वो क्या कर सकती है? वो जजों की संख्या को बढ़ा भी सकती है और वो जजों की संख्या को क्या कर सकती है? घटा भी सकती है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए सेशन अच्छा लग रहा है तो ठोक के लाके दबाओ साहब। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो ठोक के लाइक दबाओ बेटा। ठीक है, चलिए। हाँ जी, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गदर। अच्छा, गदर मचा रही है आजकल सभी लोगों ने। चलिए, गदर क्या था, बात कर लेते हैं। गदर क्या था? भारतीयों का क्रांतिकारी संघ जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, ठीक है। सिंगापुर से संचालित राष्ट्रवादी संगठन, बिल्कुल नहीं। उग्रवादी संगठन जिसका मुख्यालय बर्लिन में था, बिल्कुल भी नहीं। भारतीय स्वतंत्रता हेतु कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका मुख्यालय ताशकंद में था, बिल्कुल भी नहीं। तो ले दे के बचा क्या? ले दे के बचा आपका भारतीय क्रांतिकारी संघ जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर जो था, गदर एक पार्टी थी और इस पार्टी का जो निर्माण किया गया था 1913 में किया गया था। और इसका निर्माण करने के पीछे एक व्यक्ति का नाम था जिनका नाम था सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना का नाम भी यहाँ पर आ जाता है और दूसरा नाम जो आता है वो लाला हरदयाल का आता है। ठीक है, तो लाला हरदयाल का संबंध जो है वो भी किससे है? वो भी आपकी किससे? गदर पार्टी से। तो ठीक है, तो ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सोहन सिंह भाकना के द्वारा 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य जो आपके भारत में क्रांतिकारी घटना घट रही थी उसको सपोर्ट करना था। ठीक है, उसको क्या करना था? सपोर्ट करना था। जितने लोग अभी नीतीश शर्मा, पूजा पी, ठीक है, ये लोग आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, आंसर देते रहिए, शाबाश। और जस्ट रिमेंबर यू हैव टू लाइक शेयर दिस सेशन। ठीक है, आपको इसको लाइक और शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा कीजिए। ठीक है, चलिए 33 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 34 है। चलिए 34 क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 क्वेश्चन क्या बोलता है? देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अच्छा जी, आपको सुमेलित करना है। ठीक है, विटामिन दिए गए हैं और इनकी कमी से होने वाले रोग। तो क्या विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है? बिल्कुल, विटामिन सी से जो होता है वो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी मतलब दांतों में आपके दांत जो हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक है, और पस जमना शुरू होता है, स्कर्वी रोग होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है, हड्डियां टेढ़ी होती हैं बेटा। अगर धूप नहीं लोगे तो रिकेट्स रोग हो जाएगा, हड्डियां टेढ़ी हो जाएंगी। विटामिन ई से रात्रि अंधता, रतौंधी इसको बोलते हैं वैसे, नहीं, रात्रि अंधता नहीं होती है। रतौंधी जो होती है विटामिन ए से होती है, विटामिन ए से। तो ये गलत है, क्योंकि विटामिन ई से जो होता है वो एनीमिया रोग होता है, खून की कमी। एनीमिया रोग जो होता है वो विटामिन ई से होता है। तो ई तो नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, जिसमें 3 है उसे कैंसिल कर दो। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या है? केवल 1 और 2। ठीक है, विटामिन 1 और 2 इसका क्या है? आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, हाँ, अगला प्रश्न जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री से। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त हो गया, कुमारगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, बिल्कुल सही बात है। गुप्त वंश से, ये गुप्त वंश के सारे लाडले हैं। क्रम अगर आपको याद रखना है तो 2 1 3 4, सिंपल सी बात है। ठीक है, पहले समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त और फिर स्कंदगुप्त। तो ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? अब पढ़ना पड़ेगा बेटा, याद करना पड़ेगा, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? चैतन्य महाप्रभु? नहीं। दयानंद सरस्वती? नहीं। राजा राम मोहन राय? नहीं। स्वामी विवेकानंद की बहुत बड़ी मूर्ति वहां पर लगी हुई है। ठीक है, 1893 में शिकागो सम्मेलन में क्या योगदान था? ये भी आपको पढ़ाऊंगा मैं जब आप यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, शिकागो सम्मेलन जो सर्वधर्म सम्मेलन था, इसमें विवेकानंद जी ने क्या किया था, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस समय मुझे कॉल ना किया जाए। ठीक है, कॉल आ रहा है।
अनिता शर्मा दीदी का कॉलेज सचिवालय से शायद, तो डीएलएड के बारे में पूछने को बताइए क्लास में बंदना। ठीक है, अच्छा जी, छत्तीस कन्याकुमारी। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा इस टाइम मुझे कॉल मत करो, जो नंबर मैंने दिया उस पर कॉल करो, ठीक है। ज्योतिबा फूले ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? हाँ इंपॉर्टेंट है। सत्यशोधक समाज, दलित वर्ग मिशन समाज, बहुजन समाज, या इनमें से कोई नहीं? सत्यशोधक समाज, बहुजन समाज किसकी करी थी भाई, किसकी करी थी बताइए बताइए। ज्योतिबा फूले ने 1873 में, ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की क्या की थी? स्थापना करी थी। और इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। इन्होंने क्या करी थी? गुलामगिरी, इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक भी क्या थी? लिखी थी। ठीक है ना, तो गुलामगिरी पुस्तक हो गया आपका, और सत्यशोधक समाज हो गया। ठीक है, ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे? याद करेंगे, इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 38वां क्वेश्चन आ रहा है, और 38वां क्वेश्चन आपके सामने है, जो पूछ रहा है आपसे 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब अस्तित्व में रहा? कब तक अस्तित्व में रहा? अच्छा, खत्म कब हुआ? ऑप्शन ए है प्रथम विश्व युद्ध तक, तो प्रथम विश्व युद्ध तो 1914 हो गया, नहीं। भारत के 1947 में विभाजन तक, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो गया। सम्राट जॉर्ज पंचम के 1911 शाही दरबार तक, बिल्कुल सही बात है। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 है, तो ये नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल सही आंसर है, और वो है 1911 का शाही दरबार। और उस समय जो लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये थे आपके वायसराय। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने तो क्या किया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करा था, और लॉर्ड हार्डिंग ने क्या करा था? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का एकीकरण करा था। ठीक है, क्लियर है? इस पॉइंट को भी आप लोग क्या करेंगे? राइट, नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो आ रहा है 39वां, वो है मिडिवल हिस्ट्री से, और इसमें है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा गया था, बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध जो है वो राणा सांगा के खिलाफ लड़ा गया था, बिल्कुल सही है। चंदेरी का युद्ध जो है मेदिनीराय के खिलाफ लड़ा गया था, बिल्कुल सही है। और घाघरा का युद्ध जो है 1529 में महमूद लोदी के खिलाफ। तो ए का हो गया आपका 4, ए का हो गया 4। अच्छा, ये 2 हो गए, तो ये 2 तो कट गया। ठीक है, बी का हो गया आपका क्या? 3, बी का हो गया 3, तो दोनों ही अभी बचे हुए हैं। सी चंदेरी का हो गया 1, सी का 1 हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया पहले का। ठीक है, तो ए का आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो भाई इंपॉर्टेंट बैटल्स होती हैं, इंपॉर्टेंट युद्ध है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते इनको, इन क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना है, ये पूछे आते हैं। ये मेन क्वेश्चन है भाई, ये मेन क्वेश्चन से आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपको पूछे जाएंगे, किसी भी हालत में पूछे जाएंगे। ठीक है, 39 के बाद 40 कर लेते हैं। चलिए जी, हाँ ऑलरेडी पूछ रहे हैं भाई। केंद्र व राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अधीन आती है? परामर्शी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत, अपीली अधिकारिता के अंतर्गत, या रिट अधिकारिता के अंतर्गत? ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या करते हैं, इसका आप उत्तर क्या देते हैं। 40वां क्वेश्चन, प्यास तो जाती है भाई। अच्छा जी, तो देखिए केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवाद जो होते हैं वो सीधे कहाँ जाते हैं? सीधे सर्वोच्च न्यायालय आते हैं, और जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय आते हैं उनको बोलते हैं मूल अधिकारिता। यानी ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सके, ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं उनको मूल अधिकारिता के अंदर लाया जाता है। और मूल अधिकारिता के लिए स्पेशली आपका आर्टिकल नंबर 131, स्पेशली आपका आर्टिकल नंबर 131 दिया गया है। तो सीधे मामले, और ऐसे मामले राज्यों के बीच में होते हैं। ठीक है, 2 राज्य आपस में लड़ रहे हो, केंद्र राज्य आपस में लड़ रहे हो। ठीक है, केंद्र के साथ कोई 2-3 राज्य लड़ रहे हो, आपस में कोई बात हो रहे हो। ठीक है, तो भाई उसमें आपका आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो मूल अधिकारिता के संबंध में ये वाला पॉइंट आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? हाँ, ये भी ठीक है। तो तख्ते ताउस मयूर सिंहासन को बनाया किसने? तो बनाया किसने भाई इसे? तो बनाया था इसको शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां द्वारा बनाया गया, और उनके वंशजों ने इसका लंका लगा दी। ओके, मोहम्मद शाह रंगीला बेटा, मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था ना, वो नादिर शाह के आक्रमण के दौरान शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था।
और नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण करा तो तख्ते ताउस के साथ वो कोहिनूर हीरा को भी लेके चला गया। ठीक है, तो इसीलिए आपका आंसर जो होगा कौन सा होगा, मोहम्मद शाह रंगीला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका 42वां। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के किनारे पर है, ठीक है। हड़प्पा फेमस है, वो रावी नदी के किनारे पे, ठीक है, 2 तो मुझे पता चल गया। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे पे, बिल्कुल ठीक है। और लोथल जो है भोगो नदी के किनारे पे, ये भी ठीक है। ठीक है, ज्ञान होना चाहिए बेटा, तभी कर पाओगे। मोहनजोदड़ो का 1 का 2, 1 का 2, तो ये 2 तो गलत हो गया, ये 2 तो हो नहीं सकते, 1 का 2। अब ये 2 सकते हैं, बी और डी। और बी का क्या है, बी का है 4, बी का क्या 4, तो यहाँ पर बी का 4, डी आपका ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 42 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 43। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन तो हम कर रहे हैं, पैटर्न समझ में आ रहा है भैया। मेन क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, मेन क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। 1556 में क्या हुआ था, 1556 से 1605 का जो कार्यकाल है वो किसका है, वो है आपके अकबर का राज्यारोहण। बिल्कुल सही बात है, अकबर का राज्यारोहण। तो ए का हो गया 5, तो ए का 5 हो गया, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब 2 बचे 1, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। और 1600 में क्या हुआ है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और 1600 में चार्टर मिला, तो बी का हो गया 4, तो बी का हो गया 4, तो आपका आंसर ये बन गया। ठीक है, सी का 3 हो गया। शिवाजी का देहांत 1686 में, बिल्कुल सही है। और डी का 2 है, और नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण 1739 में, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन है। 43 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नवनिश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना के प्रतिपादक है। यार ये तो रटने वाले बातें हैं, ये तो रटने वाले बातें हैं। ठीक है, अगर आपको ग्रिफिथ टेलर का नाम याद है, अगर आपको ग्रिफिथ टेलर का नाम याद है तो बस बात खत्म। ठीक है, क्लियर है, बात खत्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल मतलब जहां कम नहीं है, तो कम नहीं है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में कम है, दक्षिण पूर्व एशिया में नहीं, ध्रुवीय प्रदेश में तो बिल्कुल भी नहीं है। आटाकामा तो एक डेजर्ट है, तो यहाँ पर भी नहीं है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में बहुत कम होती है, तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया क्या नहीं है बेटा, थाईलैंड यही है, इंडिया यही है। ठीक है, भरे पड़े हैं, जनसंख्या भरी पड़ी है, यहाँ पर तगड़ी है, विरल तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे सामने, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। कर्तन दहन शब्दावली ऐसे यूज कर ले कि आदमी का प्राण निकल जाए। निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, मिश्रित कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, या आदिकालीन निर्वाह कृषि। भाई देखिए, दहन मतलब जलाना, और जहां पर जंगलों को जलाते हैं उसको बोलते हैं झूम कृषि। और झूम कृषि कौन करते हैं, झूम कृषि कौन करते हैं, आदिकाल से होती है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या है, आदिकालीन निर्वाह कृषि। तो झूम कृषि जो होती है वो कहां से होती है, आदिकालीन से होती है। तो इसको क्या बोलेंगे, आदिकालीन निर्वाह कृषि। ठीक है, कभी कभी पॉइंट समझ लीजिए, पॉइंट समझ लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। 46 के बाद चलिए 47 में चलते हैं। हाँ, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है पेट्रोलियम, दूध, जल, तरल पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी जो द्वितीय वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, इसमें यूएसए ने क्या करा था ना, यूएसए ने टेक्सास से न्यू जर्सी उनका एक शहर है, इसके बीच में उन्होंने एक पाइपलाइन बिछाई थी जिसका नाम है बिग इंच पाइपलाइन, जिसका संबंध किससे है, पेट्रोलियम से। अब इतनी रामायण और ये ऐसा सवाल पूछना, ठीक है सर, जो क्वेश्चन करा रहे हो उससे रिलेटेड और भी आंसर और भी उस टॉपिक के बारे में बताओ। हाँ बता तो रहा हूं, अब क्या बताऊं, अब दूध का कैसे बताऊं, बताओ। बिग इंच पाइपलाइन, दूध का कोई पाइपलाइन है ही नहीं, जल की कोई पाइपलाइन है ही नहीं, तरल पेट्रोलियम गैस के लिए कोई पाइपलाइन उत्तर भारत में है ही नहीं। अब मैं इसके बारे में क्या बताऊं आप लोग को, बताओ। है जबरदस्ती का बताना है तो वो बेकार है, ठीक है ना। अब ये इतिहास इतना बड़ा है, इसके बारे में बताना शुरू कर दूंगा तुम लोग तो थक जाओगे, ठीक है।
क्लियर है? चलिए, निम्न में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषा समूह है? चीनी तिब्बती, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ और भारतीय आर्य। अब बताओ, इस पर हो सकता है, इस पर चलो बता देता हूँ, इस पर और डिस्कशन कर लेते हैं, जैसा तुमने बोला कर लेते हैं इस पर डिस्कशन। ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती, द्रविड़ और भारतीय आर्य, कौन सा बड़ा समूह? पहले ये बताओ, कौन सा बड़ा समूह? पहले ये बताओ। तो भाई सबसे बड़ा समूह है भारतीय आर्य। भारतीय आर्य मतलब उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, उत्तर भारतीय क्षेत्र जो है, ठीक है, और मध्य भारत का क्षेत्र जो है, ये इसके अंदर आता है, ठीक है। ये कह लो कि जहां जहां पर आपकी हिंदी, देवनागरी लिपि और देवनागरी लिपि संबंधित इलाके हैं वो इसमें आते हैं। द्रविड़ क्षेत्र जो है वो आपका दक्षिण भारत का क्षेत्र है, और दक्षिण भारत के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, ये क्षेत्र इसमें आते हैं। चीनी तिब्बती क्षेत्र को अगर हम देख लेते हैं तो चीनी तिब्बती क्षेत्र जो है आपका, ये मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे ट्रांस हिमालय क्षेत्र है, और इस ट्रांस हिमालय क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बहुत ही कम है, ठीक है। और रहा बात ऑस्ट्रिक क्षेत्र, तो ऑस्ट्रिक क्षेत्र हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बहुत छोटा मोटा क्षेत्र है, ठीक है। अब इतना डिस्कशन हमारे जरूरी नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या है? भारतीय आर्य क्षेत्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? अब बताओ, कहां ज्यादा लोग जाते हैं भाई? निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? बंगलोर में जाते हैं, मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, नगरीय समूह कहाँ ज्यादा है? सोचिए सोचिए, दिमाग लड़ाइए, कोशिश कीजिए, और पहले एक लाइक ठोक दो यार, शेयर कर दीजिए एक बार, अच्छा लगे शेयर कर दो एक बार। 1 घंटे का सेशन होने वाला है, सेशन 1 घंटे का होने वाला है, और आप लोगों ने क्या कर दिया है? शेयर नहीं करा है। गलत बात है, तो गलत बात है बिल्कुल। चेन्नई कर रहे हो तो गलत है, दिल्ली कर रहे हो गलत है, बंगलोर कर रहे हो गलत है, मुंबई भाई, आमची मुंबई, जहां पर फाइनेंस होता है, जहां पर पैसा होता है, जहां पर धन होता है, वहां पर लोग जाया करते हैं, और वहीं पर नगर बनता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसलिए इसका सही उत्तर होगा मुंबई नगरीय समूहन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना के अनुसार, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? यानी नगर की परिभाषा कौन सी नहीं होती है? नगर की परिभाषा कौन सी नगर नहीं होती है? जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, बिल्कुल, तभी नगर माना जाएगा। 75% से अधिक जनसंख्या का गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना, बिल्कुल, वरना गांव नहीं कहलाएगा। 75 से ज्यादा क्या होनी चाहिए? गैर कृषि कार्यों में लगी होनी चाहिए, तभी तो बात बनेगी। और जनसंख्या का आकार 5000 व्यक्तियों में से अधिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नगर पालिका, नगर निगम का होना जरूरी नहीं है। तो नगरीय जनसंख्या के लिए ये तीनों फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट है। अब मेरा आकलन क्या कहता है? जीएस के 50 क्वेश्चन करने के बाद मेरा आकलन क्या कहता है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं पहले, कि जीएस में क्या हमें देखने को मिल रहा है। जीएस में हमें करंट अफेयर ज्यादा नजर आ रहा है। करंट अफेयर ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं? करंट अफेयर से आ रहे हैं। एंशिएंट प्लस मिडिवल से 1 और 2 क्वेश्चन एंशिएंट और मिडिवल से आ रखे हैं। मॉडर्न से अगर हम देखेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जीके से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे हैं? जीके से। साइंस की बात की जाए तो साइंस से भी क्या है? इक्का दुक्का 1 से 2 क्वेश्चन क्या है? ज्यादा है। तो अगर आप देखें तो अगर आपको इस एग्जाम के लिए तैयार होना है तो आपके ये 2 सेक्शन जो हैं, ये 2 सेक्शन आपके जबरदस्त होने चाहिए। यानी करंट अफेयर आपका अच्छा होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका क्या अच्छा होना चाहिए? साथ ही साथ आपका जीके का पोर्शन क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो जीएस का पोर्शन है, अगर आप इसको एवरेज रखते हो, इसको ना ही आपको ये ज्यादा पढ़ना है और ना ही आपको ये क्या करना है? कम पढ़ना है, तो आपके डीएलएड के 50 क्वेश्चन में से आप मोर देन 45% प्लस क्वेश्चन आप क्या हो जाएंगे? कर देंगे। तो ये रहा मेरा जीएस का आकलन, ठीक है। इतना क्लियर है? और ऐसे ही हमारी स्ट्रेटजी भी रहने वाली है। तो जल्द से जल्द इसको शेयर कीजिए।